वर्दी वाले गुंडे वहां पर थे जो उन्हें योगेंद्र साहब को उठा के दरकिनार किया जाता है। गांव के पास कुछ नहीं, धूल फांकने के अलावा कुछ नहीं है। न उनके हक के लिए लड़ने वाला कोई है, न उन्हें अधिकार देने वाला कोई है। आज बात आती है कोयला खनन की, जब बात आती है तो कोयला खनन करने के लिए कंपनियां वहां पहुंच तो जा रही हैं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसी लड़ाई के लिए योगेंद्र साहब सामने आए हैं और कह रहे हैं कि भाई जो विस्थापित हैं उन्हें ढंग से विस्थापन तो करो। प्रशासन का यह काम नहीं हो सकता, वहां भाड़े के टट्टू हुआ करते होंगे जो एनटीपीसी के दलाल हुआ करते हैं। कोयला केरेडारी और बड़का गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काल बन गया है। जब से उस क्षेत्र में एनटीपीसी के द्वारा कोयला खनन परियोजना शुरू किया गया है, तब से वहां के लोग त्राहिमाम हैं, दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कई एक ऐसे नौजवान हैं जिनकी करियर को अनेक प्रकार के मुकदमे में फंसा करके खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। हजारों ऐसे नौजवानों की जानें वहां पर चली गई। आपसी मतभेद लोगों के बीच में पैदा हो गया। अब इसी कड़ी में चट्टी बरियातू माइंस जो एनटीपीसी का एक चर्चित माइंस है, वो माइंस से संबंधित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चट्टी बरियातू माइंस से संबंधित जो जमीन हम लोगों से लिया गया और लगातार जिस तरह से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, ना तो इसके बदले में हमें पुनर्वास किया जा रहा है और ना ही हमें जमीन के बदले में वो मुआवजा दी जा रही है जो हमें कहा गया था। अब ऐसे में ग्रामीण जो है, स्थानीय जो है, इसको लेकर के लड़ाई जो है छेड़ दिया है। और सामने एक तरफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन और एनटीपीसी के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एनटीपीसी के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो वहां के जमीन के मालिक हैं, बड़का गांव के जो लोग हैं, इन लोगों को यहां से उखाड़ करके उठा करके कहीं और फेंक दिया जाए। इनकी मंशा ऐसा ही प्रस्तुत होता है। अपनी दाहिनी ओर एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी कड़ी का वीडियो है जहां पर योगेंद्र साहब सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं, गांव घर के लोगों की बात कर रहे हैं कि इन्हें पहले मुआवजा दीजिए तब आप जमीन अधिग्रहण करिए। लेकिन तस्वीरें 1 तारीख के आप लोगों ने देखा होगा कि जब रातों रात योगेंद्र साहब लोगों की मुआवजा के लिए बीच सड़क पर बाउंड्री खड़ा कर दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप जमीन के बदले में सबसे पहले लोगों को मुआवजा दीजिए, उन्हें विस्थापन के बदले पुनर्वास कीजिए, तब उनकी जमीन अधिग्रहण कीजिए। लेकिन केरेडारी के सीओ हो या फिर हजारीबाग जिला के प्रशासन हो, उन लोगों पर यह सीधे तौर पर वहां के स्थानीय ग्रामीणों का यह आरोप है कि वो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के ओर से उन्हें मोटा पैसा दिया जाता है, जैसा कि स्थानीय लोगों का आरोप है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सिलसिले में साथी चंदन पाठक है, सीधे बातचीत करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से केरेडारी थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं, उनके साथ जिस तरीके से नोकझोंक पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब का देखने के लिए मिल रहा है, क्या है आखिर, क्यों योगेंद्र साहब थाना प्रभारी के साथ नोकझोंक रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? देखिए निरंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब बात दरअसल यह है कि योगेंद्र साहब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि बड़का गांव क्षेत्र की बात करें या केरेडारी क्षेत्र की बात करें, आज से 25 वर्षों पहले अगर हम जाके देखते हैं तो एक गांव कैसा हुआ करता था, परिकल्पना कैसे करते थे लोग। 10 लोग होते थे, बैठ के बातें करते थे, चहल पहल होती थी, अलग टाइप का माहौल हुआ करता था। लेकिन आज क्या है उनके पास? गांव के पास कुछ नहीं, धूल फांकने के अलावा कुछ नहीं है। न उनके हक के लिए लड़ने वाला कोई है, न उन्हें अधिकार देने वाला कोई है। आज बात आती है कोयला खनन की, जब बात आती है तो कोयला खनन करने के लिए कंपनियां वहां पहुंच तो जा रही हैं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जमीन के बदले न नौकरी मिल रही है, न पैसा मिल रहा है। एक बात आती है विस्थापन। विस्थापन कितना छोटा वर्ड है, लेकिन इसका दंश झेल रहे लोग अगर विस्थापित लोगों से आकर पूछिएगा तो बताएंगे, बयां करेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा, दिल रो जाएगा। ऐसी स्थिति है। अगर आप, निरंजन जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप रहते हैं बड़का गांव में, आपको अचानक उठा के चाईबासा रख दिया जाएगा, आप रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, कैसे कोई रह पाएगा?
आप जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में रहते थे, जिस माहौल में आप जीते थे, अचानक से उठा के विस्थापन करके कहीं और फेंक दिया जाएगा तो कैसे रहिएगा वहां पर? क्या वहां के पर्यावरण में, परिवेश में आप अपने आप को संभाल पाइएगा? यही हो रहा है विस्थापन। आज यहां से उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना कहां उचित है? और अगर शिफ्ट कर भी रहे हैं तो उन्हें उचित मुआवजा तो नहीं मिल रहा है। उनके दर्द को कौन झेलेगा, कौन देखेगा? इसी लड़ाई के लिए योगेंद्र साहब सामने आए हैं और कह रहे हैं कि भाई जो विस्थापित हैं उन्हें ढंग से विस्थापन तो करो, अच्छे जगह तो पुनर्वास करो, उनको उचित मुआवजा तो दो। लड़ने वाला कोई नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। आज योगेंद्र साहब आए हैं तो सबके अंदर में आग जल रहा है। प्रशासन भी बौखला गई है कि योगेंद्र साहब कहां से आ गया, पहले तो नहीं था। लेकिन जिस तरह से सड़क से उठा करके उन्हें फेंक दिया गया किनारे, आखिर वो तस्वीर इस लोकतंत्र में क्या कहता है? उनके जो मौलिक अधिकार है, क्या ये प्रशासन के लोग और एनटीपीसी वहां के स्थानीय लोगों से छीनना चाह रही? क्या लग रहा है, क्या कह रही है वो तस्वीर? देखिए निरंजन जी, एक चीज मैं बयां कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जो प्रशासन, जिला प्रशासन हमको नहीं लग रहा है वहां पर था, क्योंकि वहां से भाड़े के टट्टू थे। ठीक है, सब एनटीपीसी में, जो एनटीपीसी का रोटी खाते हैं, चुपके चुपके खाते हैं, वो सारे लोग थे वर्दी में। वर्दी वाले गुंडे वहां पर थे जो उन्हें योगेंद्र साहब को उठा के दरकिनार किया जाता है। जो बाउंड्री को तोड़ने के नाम पर जो योगेंद्र साहब आंदोलन कर रहे थे, उन्हें उठा के किनारे किया। जो तस्वीर देख रहे होंगे आप, जो तस्वीर में देख रहे हैं कि योगेंद्र साहब को किसी तरह पकड़ के हटाया जा रहा है, वो प्रशासन नहीं हो सकती है। प्रशासन का ये काम नहीं हो सकता। वहां भाड़े के टट्टू हुआ करते होंगे जो एनटीपीसी के दलाल हुआ करते हैं। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। नहीं, एक बड़ा आरोप है ये। और उसके बाद अब बड़का गांव के लोग ये कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है और लगातार ये आवाज जो है अब उस क्षेत्र में गूंज रहा है। आखिर क्यों लोग इस बात को कह रहे हैं, क्यों ये नारा लगा रहे हैं? क्योंकि लड़ने वाला कोई नहीं था ना वहां पर। कोई आवाज उठाने वाला नहीं था विस्थापन लोग का, जो मुआवजा दिला सके, उचित मुआवजा दिला सके, ऐसी मांग करने वाला कोई नहीं था। आज योगेंद्र साहब अगर निकले हैं तो वाकई में यह बात सत्य साबित होगी कि टाइगर जिंदा है, वापस में आएगा टाइगर। योगेंद्र साहब के बारे में आपको शायद पता होगा, आज से 10 साल पहले चले जाइए, योगेंद्र साहब की छवि को देख लीजिएगा, क्या थे योगेंद्र साहब सो। आज वही योगेंद्र साहब फिर से जाग उठा है और फिर टाइगर वापस आ गया है। यानी कि वहां के लोगों के हक हुकूक, वहां के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए योगेंद्र साहब आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। क्योंकि विस्थापन लोग जो है, जो दंश झेल रहे हैं ना, इसका इलाज योगेंद्र साहब ही करेंगे। आपका एक अनुभव रहा है उन क्षेत्रों का काफी, कैसे लोग जो है उस क्षेत्र में रहते हैं, किस तरह से दहशत के माहौल में रहते हैं लोग? देखिए, लोग कहते क्या है ना कि कोयला नगरी है, कोयले का खान है, ब्लैक डायमंड कहते हैं लोग उसको। लोग को लगता है, दूर से देखेंगे लगेगा ना कि वहां के लोग खूब कमाते धमाते हैं, लेकिन अंदर जाके देखिएगा ना, स्थिति इतनी भयावह दिखेगी आपको, इतनी भयावह दिखेगी कि क्या बोले। मतलब कि वहां के लोग सुबह उठे तो एक थाली नाश्ता धूल, दोपहर में खाना खाने बैठे तो भी धूल, रात में नींद नहीं, क्योंकि आवाज आ रही है, गाड़ी चल रहा है, हाईवा चल रहा है, रगड़ के चल रहा है। मैंने समझिए कि वहां पर आप चले गए, आधा घंटा में आपका सांस नहीं फूलने लगा तो बोलिएगा, करिया हो जाइएगा। वहां पर देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोयला क्षेत्र है, खूब पैसा, और पैसा नहीं है, पैसा तो है बाहरी कंपनी कमा रही है, जो बाहर से बड़ा बड़ा ठेकेदार है ना, उन लोग कमा रहा है, और उन लोग का हक अधिकार मार के, उन लोग को धूल फका के। बहुत दयनीय स्थिति, बहुत भयावह स्थिति है। आपको देखने में बड़ा सुंदर लगता है, कोयला है, कोयला है, नहीं है। आज भी वहां के जो थाना प्रभारी हैं किरडारी, उनके साथ जो है वो योगेंद्र साहब का नोकझोंक हो गया, वहां पर बहस हो गया। आखिर ये नोकझोंक करके योगेंद्र साहब को क्या फायदा होगा? योगेंद्र साहब पर्सनल फायदा के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर। नोकझोंक हुआ है ना, उन नोकझोंक के पीछे पर्सनल फायदा नहीं है योगेंद्र साहब का। योगेंद्र साहब लड़ रहे हैं लोगों के लिए, वहां के ग्रामीणों के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। एनटीपीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर हावी हो गई हैं गांव के सारा हक मारने के लिए। क्या है, कोयला वहां का, मान लीजिए मेरा जमीन अगर रहता, मेरा जमीन भी जा रहा है, मैंने खेती बाड़ी जो करते तो जमीनों गया, कोयला खोद रहा है कंपनी बाहर का, ना नौकरी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, कमा रहा है जमीन में, रहा कमा रहा है कोई और। बीच के लोग कहां जाएंगे? उनको हक अधिकार दिलाने के लिए योगेंद्र साहब सामने आया है। ऐसे में जिस तरह से पिछले बार उनको जेल भेज दिया गया, 7-8 वर्षों तक उनको जेल में रहना पड़ा, फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। के बार जेल भेजेगा लोग?
योगेंद्र साव आज जो लड़ रहा है ना, वो लड़ रहा है, हक अधिकार लड़ेगा। और देखिएगा एक दिन ऐसा समय आएगा कि योगेंद्र साव अपने पीछे और लोगों को जगा के जाएगा। 100 योगेंद्र साव पैदा करके जाएगा। अगर जेल जाएगा भी ना, आज सबको जगा के जाएगा। वो 100 योगेंद्र साव अपने पीछे खड़ा करके जाएगा, बिल्कुल खड़ा करके जाएगा। लोग बता रहा है कि आज अपने हक के लिए लड़ो, नहीं लड़ोगे तो कहीं नहीं रहो, कहीं के नहीं रहोगे। आज वो सिखा रहा है, वो आदमी आज बता रहा है लोगों को कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे, कैसे मिलेगा तुम्हें अपना हक अधिकार। नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज जैसे एनटीपीसी वहां इतनी बड़ी कंपनी आके इतना लोगों को विस्थापित कर दी, सबका जमीन ले ली, कोयला खनन कर लिया। बाकी वहां के स्थानीय लोगों को जब पूछेगा ना, पता चले कहां नौकरी कर रहा है, गुजरात में, कहां नौकरी कर रहा है, मुंबई में, क्या कर रहा है, वहां मजदूरी का काम कर रहा है। उन लोग को बता रहे हैं कि अरे यहां कंपनी खुला है तो बाहर काहे के आ रहे हो कमाने, तो यहां कंपनी है तो यहां लड़ो, यहां हक अधिकार अपना मांगो, यहां नौकरी करो। अरे कम से कम 4th ग्रेड नौकरी तो करोगे ना। ये बता रहे हैं योगेंद्र साव। और देखिएगा अपने पीछे जो हम कहे ना आपको 100 योगेंद्र साव, 100 नहीं 1000 होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन चंदन जी सवाल यह है कि एनटीपीसी या फिर जो कंपनियां वहां पर कोयला खनन कर रही देश के अंदर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है जिसके तहत उन्हें मुआवजा देना है। आखिर मुआवजा देने में उन्हें कहां परेशानी, क्यों मुआवजा नहीं दे रहे हैं, क्या है जमीनी हकीकत? देखिए सीसीएल दो चीजें हैं, वहां पर समझना पड़ेगा। सीसीएल अगर कहीं कोयला खनन करती है तो मुआवजा जो होता है सरकारी रेट के हिसाब से देने का प्रावधान है, वही 2013 है वही। लेकिन समस्या वहां खड़ा हो जाता है जब कोल ब्लॉक को काम मिल जाता है। सीसीएल क्या कर रही है कि अपने सामने ना आके कोल ब्लॉक को काम दे रही है, ठेका दे रही है। अब कोल ब्लॉक को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सीधे बोलता है कि मेरे पास कोई देने का प्रावधान नहीं है, ना नौकरी दे सकते हैं, ना सड़क देंगे, ना बिजली देंगे, ना पानी देंगे। अपना आता है, कोड़ता है, चल जाता है। तो ये अनदेखी कर रही है लोगों के साथ, धोखाधड़ी हो रहा है, कोल ब्लॉक के नाम पर धोखाधड़ी चल रहा है लोगों के साथ। अब जो केरेडारी का मामला है, केरेडारी के अंचला अधिकारी हैं राम रतन वर्णवाल, उन्होंने मीडिया से स्पष्ट तौर पर कहा कि जो गैरमजुर्वा आम या गैरमजुर्वा खास जमीन होता है वो तीसरे व्यक्ति के नाम से अगर वो एग्रीमेंट होता है तो वो मान्य नहीं होता है। अब ऐसे में जो 100 साल 200 साल से उस जमीन पर जोत कोड़ कर रहा है, अगर उसका जमीन उसमें चला गया है तो क्या मुआवजा का हकदार नहीं होगा? स्थानीय लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। देखिए नियमतः क्या होता है, जो अगर 100-150 साल से जोत कोड़ कर रहे हैं तो नियम को ताक पर रखते हुए यहां पर पहले जो जोत कोड़ कर रहा है, जो जोतकार है, उससे हक अधिकार मिलना चाहिए। जमीन मिले ना मिले, लेकिन उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उतना दिन वो जमीन का रक्षा किया है, वो जमीन का जोत कोड़ करके जोतने खेती करने लायक जमीन बनाया है, वो उसमें उसकी पूंजी लगी है, उसमें उसका मेहनत लगा है, उसमें पूरा परिवार पले हैं। इसको देखते हुए अपना नियम को ताक पर रखते हुए उन्हें हक अधिकार मिलना चाहिए। 31 दिसंबर से योगेंद्र साव अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आपकी बातचीत हो रही थी, क्या कहा उन्होंने, कब तक उनका यह धरना, यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन उन्होंने बताया, अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कंपनी मानती नहीं है, जब तक कंपनी वहां पर उन लोग को मुआवजा नहीं देती है ग्रामीणों को, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे और वो दिला के रहेंगे। इतना निश्चित रख लीजिए कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों को नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं, ग्रामीणों के साथ गलत हुआ है, छल हुआ है, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव केरेडारी में आंदोलन पर बैठ गए, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है, और ग्रामीण भी उनके साथ खड़ा दिख रहे हैं, और ग्रामीणों का भी यह ऐलान है कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत जो मुआवजा नीति तय हुआ है उसके तहत हमें नहीं मिलता है, मेरा पैसा, मेरा अधिकार हमें पुनर्वास नहीं किया जाता है, तब तक हमारा यह अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। अब आगे क्या कुछ होता है इस कड़ी में वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक आप दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।